Welcome everybody. This is the part 2 of chapter 8 International Trade. Those who have not seen the part 1, please do watch it. So let's continue. First important term is balance of trade. तो balance of trade क्या होता है? Balance of trade का मतलब है कि total goods and services exported by a country minus total goods and services imported by a country. अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. ठीक है, एक पर्टिकुलर कंट्री जितना एक्सपोर्ट कर रही है उसमें से वो इंपोर्ट को जब माइनस करती है तो हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड की वैल्यू मिलती है. अब हम जब पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड को देखते हैं, इसका मतलब होता है कि एक कंट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही है देन इंपोर्ट. मतलब एक कंट्री अपने प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्रीज में सेल कर रही है. इन रिटर्न उस कंट्री को क्या मिलता है? फॉरेन करेंसीज मिलती हैं. ठीक है, जिसकी वजह से उस कंट्री को ट्रेड सरप्लस होता है. मतलब एक कंट्री ज़्यादा प्रॉफिट गेन करती है, ज़्यादा पैसा कमाती है. तो माना जाता है कि पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत फेवरेबल होता है, बहुत अच्छा होता है, एंड एवरी कंट्री शुड हैव अ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड. ओके, तो अब जब हम नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं, अब ये क्या होता है? जब एक कंट्री का इंपोर्ट ज़्यादा होता है देन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब एक कंट्री फॉरेन कंट्रीज से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को परचेज कर रही है. अब जब परचेज करेगी तो इन रिटर्न उसे क्या देना पड़ेगा? फॉरेन करेंसी देनी पड़ेगी. मतलब अब वो कंट्रीज अपने पैसे को ज़्यादा स्पेंड कर रही है, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट होगा. अगर हम पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड को देखते हैं तो इसमें एक कंट्री अर्न ज़्यादा करती है, उसके पास फॉरेन करेंसी आती है. बट जब हम नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं तो कंट्री ज़्यादा स्पेंड करती है, मतलब फॉरेन करेंसीज को दूसरी कंट्रीज को प्रोवाइड करती है. अब देखते हैं कि कितने टाइप्स के इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं. तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. फर्स्ट वन योर बायलैटरल ट्रेड एंड मल्टीलैटरल ट्रेड. अब बायलैटरल ट्रेड में क्या होता है कि दो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही हैं. ठीक है, दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है और उन दोनों कंट्रीज ने एग्री कर लिया कि हम आपस में गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज मल्टीलैटरल ट्रेड. इसमें जो ट्रेड होता है वो मोर देन 2 कंट्रीज के बीच में होता है. ठीक है, मतलब एक कंट्रीज एक से ज्यादा कंट्री के साथ भी ट्रेड कर सकती है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फ्री ट्रेड. अब फ्री ट्रेड का मतलब क्या है? जब एक कंट्री अपनी इकोनॉमी को ओपन कर देती है, मतलब अब वो इंपोर्ट भी इजीली कर सकती है और अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी इजीली कर सकती है, क्योंकि उस कंट्री ने जितने भी ट्रेड बैरियर्स थे, जितने भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थे, ट्रेड टैक्स थे, उन सबको रिड्यूस कर दिया है या फिर हटा दिया है. तो इसे हम बोलते हैं फ्री ट्रेड. तो अब देखते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फ्री ट्रेड. तो सबसे पहला बेनिफिट है कि कंट्रीज अब इजीली ट्रेड कर पाएंगे एक दूसरे के साथ, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर पाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, वो भी इजीली. अब गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा. ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा तो अब कंज्यूमर्स के पास वेराइटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होंगी परचेज करने के लिए, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर. मतलब कि कंज्यूमर्स की ओवरऑल चॉइसेस बढ़ जाएंगी. अब भाई सबको ही मैकडीज के बर्गर खाना पसंद है, ब्रांडेड क्लोथ्स पहनना पसंद है, फॉरेन ब्रांड्स के परफ्यूम लगाना पसंद है. ये सब क्यों हो पा रहा है? ड्यू टू योर फ्री ट्रेड, दैट इज easy import and export of goods and services. ओके, तो अगर हम बात करें तो ये जो फ्री ट्रेड है ये ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में हेल्प करेगा, वेदर इट्स योर पॉलिटिकल स्फेयर, सोशल स्फेयर और इकोनॉमिकल स्फेयर. हर चीज में फ्री ट्रेड कंट्री को हेल्प प्रोवाइड करेगा. ओके, तो अभी हमने देखा कि व्हाट वर द बेनिफिट्स ऑफ फ्री ट्रेड, राइट. तो अब देखते हैं कि कुछ कंसर्न्स और चैलेंजेस क्या है फ्री ट्रेड से रिलेटेड. सबसे पहला कंसर्न है कि ये इक्वल बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करता कंट्रीज को. किसी कंट्री को ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर देगा और किसी कंट्री को कम बेनिफिट प्रोवाइड कर देगा. अब जो रिच कंट्रीज हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है और डेवलपिंग कंट्रीज को कम बेनिफिट प्रोवाइड करता है. इसके पीछे रीज़न है कि जो रिच कंट्रीज हैं उन्होंने ऑलरेडी मार्केट को कैप्चर करा हुआ है अपने इंडस्ट्रियल गुड्स से,
और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अब भी अपने रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है। सेकेंड पॉइंट इज कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं, अपनी इकोनॉमीज को तो क्लोज कर देती हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमी है उनको ओपन करा देती हैं, जिसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज को सफर करना पड़ता है और डेवलप्ड कंट्रीज बेनिफिट गेन करती है। ओके, अब जो थर्ड कंसर्न या चैलेंज है रिलेटेड टू द फ्री ट्रेड इज योर डंपिंग। अब डंपिंग में क्या होता है, एक कंट्री दूसरी कंट्री को अपना प्रोडक्ट कॉस्ट प्राइस से भी कम प्राइस में दूसरी कंट्री को सेल करती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई एक कंट्री अपने कॉस्ट प्राइस जो उसकी आई है उससे भी कम प्राइस में दूसरी कंट्री को वो प्रोडक्ट सेल कर रही है? इसके पीछे रीजन है क्योंकि उस कंट्री को दूसरी कंट्री की मार्केट को कैप्चर करना है। अंडरस्टैंडिंग? अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि जो चाइना के टॉयज हैं उन्होंने इंडिया की मार्केट को फुल्ली कैप्चर कर लिया है बिकॉज वो अफोर्डेबल है। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि गैट को रिप्लेस करके WTO बना दिया गया था और इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था कि ये फ्री और फेयर ट्रेड को प्रमोट करेगा। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। एट प्रेजेंट WTO में 166 मेंबर्स हैं और इंडिया को भी एक फाउंडिंग मेंबर माना जाता है WTO का। अगर हम WTO के फंक्शंस को देखते हैं तो सबसे पहला फंक्शन है कि WTO रूल्स बनाता है रिलेटेड टू योर ग्लोबल ट्रेड, और अगर बाय चांस कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाता है बिटवीन टू कंट्रीज रिलेटेड टू द इंटरनेशनल ट्रेड तो ये उन डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व करता है। थर्ड पॉइंट इज कि ये फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है और कंट्रीज को बोलता है कि आपके जितने भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं, टैरिफ्स हैं, आप उनको रिड्यूस कर दें या फिर बिल्कुल हटा दें। देन फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये डेवलपिंग कंट्रीज को एनकरेज करता है कि आप वर्ल्ड ट्रेड में पार्टिसिपेट करें। और अब देखा जाता है कि जो WTO है वो वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज को भी इंक्लूड करता है, फॉर एग्जाम्पल टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड इंटेलेक्चुअल राइट्स ऑल्सो। सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ WTO। अब लेट्स सी व्हाई WTO इज क्रिटिसाइज्ड। फर्स्ट पॉइंट इज कि ये माना जाता है कि WTO सिर्फ डेवलप्ड नेशन को फेवर करता है और WTO की वजह से जो गैप है बिटवीन रिच एंड द पुअर कंट्रीज वो बढ़ती जा रही है। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज कि डेवलपिंग कंट्रीज को प्रेशराइज करता है कि आप अपनी मार्केट को ओपन करें और डेवलप्ड कंट्रीज अपनी मार्केट ओपन नहीं करती हैं, जिसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको सफर करना पड़ता है और डेवलप्ड कंट्रीज को बेनिफिट मिलता है। और कुछ और भी इश्यूज हैं जो WTO इग्नोर करता है, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ, वर्कर्स राइट, चाइल्ड लेबर and environmental related issues are ignored by WTO. Now let's see what are the concerns related to international trade. अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड रीजनल स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करता है, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड बन जाएगा। इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से जो कंट्री का प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का वो बढ़ जाता है। थर्ड पॉइंट इज दैट इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव कर देता है। फोर्थ पॉइंट इज ये हेल्प करता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हो। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इक्वलाइजेशन ऑफ प्राइजेस एंड वेजेस। साथ के साथ जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो हेल्प करता है कि जो नॉलेज है, आइडियाज है, कल्चर है वो स्प्रेड हो सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब जब हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से एक पर्टिकुलर कंट्री दूसरी कंट्री पर डिपेंड हो सकती है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज कि इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से जो डेवलपमेंट है वो अनइवन होगी, मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री ज्यादा डेवलप्ड हो जाएगी एज कंपेयर टू द अदर। कभी कभी इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से वॉर्स भी हो जाते हैं कंट्रीज के बीच में। ये दो बॉक्सेस हैं, आप एक बार इनको रीड कर लो। सो नाउ द लास्ट टॉपिक, गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब सपोज एक कंट्री है, उसको बल्क में गुड को ट्रांसपोर्ट करना है दूसरी कंट्री को, तो वो कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करेगी? डैट इज योर सी वेज। तो उसके लिए हमें पोर्ट्स चाहिए। तो पोर्ट्स को बोला जाता है कि जो पोर्ट्स होते हैं
दे आर द गेटवेज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। तो जितना भी आपका इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है गुड्स का, वो ये पोर्ट्स ही हैंडल करते हैं। और पर्टिकुलरली दे आर लोकेटेड अलोंग द कोस्ट एंड नेविगेबल रिवर्स। अगर हम पोर्ट्स के फंक्शंस को देखते हैं तो जो भी आपके कस्टम चेक्स होते हैं, क्लियरेंस होते हैं, वो ये पोर्ट्स ही प्रोवाइड करते हैं। शिप के डॉकिंग में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ ये जो पोर्ट्स होते हैं ये लोडिंग, अनलोडिंग एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स में भी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। अब अलग अलग तरह के पोर्ट्स देखते हैं। सबसे पहले कार्गो के बेसिस पर देखते हैं। सबसे पहला इंडस्ट्रियल पोर्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि इंडस्ट्रियल पोर्ट्स जो होते हैं वो इंडस्ट्रियल गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पर्टिकुलरली और ग्रेन, शुगर, केमिकल, ऑयल एक्सेट्रा। अब जो कमर्शियल पोर्ट्स होते हैं, ये कमर्शियल पोर्ट आपका मोस्टली सब कुछ हैंडल करते हैं, इंक्लूडिंग योर पैसेंजर ट्रैफिक, मैन्युफैक्चर्ड गुड, जर्नल कार्गो। नेक्स्ट इज योर कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट। कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट बल्क में कार्गो को हैंडल करते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में। और जितने भी हमारे बड़े बड़े पोर्ट्स हैं वर्ल्ड में, वो कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स ही होते हैं। अब हम देखते हैं कि लोकेशन के बेसिस पर पोर्ट्स कैसे डिवाइडेड हैं। सबसे पहले हमारे इनलैंड पोर्ट्स होते हैं। ये जो इनलैंड पोर्ट्स होते हैं ये सी कोस्ट से थोड़ी सी दूर बनाए जाते हैं। पर्टिकुलरली दे आर मेड अलोंग द रिवर एंड कैनाल्स। और जो यही रिवर्स और कैनाल्स हैं ये इन पोर्ट्स को सी से कनेक्ट करती है। ओके, इसका फेमस एग्जाम्पल है हमारा मैनचेस्टर पोर्ट, मेम्फिस जो कि मिसिसिपी रिवर के ऊपर जो पोर्ट लोकेटेड है। ओके, देन वी हैव मैनह्यूम एंड दुइसबर्ग जो कि राइन रिवर के ऊपर है। कोलकाता जो कि हुगली रिवर पे है। नेक्स्ट टाइप ऑफ पोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन इज आउटपोर्ट। आउटपोर्ट क्या होता है? ये मेन पोर्ट से थोड़ी सी दूर बनाया जाता है और ये ओशन में ही बनाया जाता है, राइट? अब इस आउटपोर्ट का काम क्या है? सपोज कोई शिप आ रही है, बहुत बड़ी है, अब वो मेन पोर्ट तक नहीं जा पाती, तो वो अब क्या करेगी? इस आउटपोर्ट पे अपने सामान को डॉक कर देगी और फिर इस आउटपोर्ट से जो सामान है उसको ले जाया जाता है मेन पोर्ट पर। इस पोर्ट को हम सब्सिडरी पोर्ट भी बोलते हैं। एक फेमस एग्जाम्पल है इस पोर्ट का एथेंस का जो आउटपोर्ट है जिसको हम पायरस बोलते हैं, जो कि ग्रीस में है। अब जो लास्ट टाइप है पोर्ट्स का वो है बेस्ड ऑन देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। फॉर एग्जांपल ऑयल पोर्ट। ऑयल पोर्ट नाम से ही पता चल रहा है ऑयल को ट्रांसपोर्ट करेगा। ऑयल पोर्ट्स दो तरह के होते हैं, टैंकर पोर्ट्स एंड रिफाइनरी पोर्ट्स। तो आपके जो टैंकर पोर्ट्स हैं उसका एग्जांपल है मराकाइबो इन वेनेजुएला, इश्खीरा इन तुनिशिया, त्रिपोली इन लेबनान। और जो आपका रिफाइनरी पोर्ट है उसका एग्जांपल है अबादन ऑन गल्फ, पर्टिकुलरली ईरान में है ये। ओके, अब नेक्स्ट तरह के जो पोर्ट्स हैं वो है पोर्ट ऑफ कॉल। अब ये जो पोर्ट ऑफ कॉल हैं ये सी रूट्स के अलॉन्ग ही बनाए जाते हैं। अब सपोज कोई एक पर्टिकुलर शिप है, वो बहुत दूर से आ रही है और उसका डेस्टिनेशन पॉइंट भी बहुत दूर है, तो अब इसको बीच में क्या करना पड़ेगा? रिफ्यूलिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो पोर्ट्स ऑफ कॉल हैं ये हेल्प करते हैं शिप को रिफ्यूलिंग करने में। ओके, फिर इन पोर्ट्स ऑफ कॉल को ही बाद में कमर्शियल पोर्ट्स बना दिया जाता है। इसके एग्जांपल है एडन पोर्ट्स, होनोलुलु पोर्ट्स एंड सिंगापुर पोर्ट। अब हम पैकेट स्टेशंस की बात करते हैं। ये भी सी के अक्रॉस ही बनाया जाता है और ये जो पैकेट स्टेशंस होते हैं दे आर स्पेशलाइज्ड इन पैसेंजर एंड मेल ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द वाटर बॉडी। इसका एग्जाम्पल है डोवर पोर्ट इंग्लैंड में और कैलियस पोर्ट इन फ्रांस में अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। अब जो एंट्री पोर्ट है ये क्या होता है कि ये एक पोर्ट होता है, इस पे अलग अलग कंट्रीज से गुड्स लाए जाते हैं और स्टोर करे जाते हैं, फिर इस पोर्ट से ही एक्सपोर्ट करा जाता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है सिंगापुर, रॉटरडैम एंड कोपेनहेगन। नेक्स्ट इज योर नेवल पोर्ट। हम सबको पता है कि भाई स्ट्रैटेजिक पोर्ट होते हैं, ये नेवी यूज करती है, आपको ये वॉरशिप से इक्विप्ड मिलेंगे। ओके, तो इसका एग्जाम्पल है हमारा कोची पोर्ट।
Thank you so much.